गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुवी के चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है शिशुअवस्था की प्रमुख विशेषताएं, जिसको कि हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया है शिशुअवस्था के बारे में कि वो क्या है, उसके अर्थ के बारे में बताया है, उसकी परिभाषाओं को मैंने डील किया है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो आप देख पाओगे मेरे प्रीवियस वीडियोस, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है और सारी चीजें मैंने उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को मैंने अभी तक डील किया है। ठीक है, हर एक टॉपिक को मैंने समझाया है। ओके, तो अभी हम देखेंगे शिशुअवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो शिशुअवस्था के बारे में मैंने क्या बताया था, ये जो होती है शिशु की नींव होती है। ठीक है, विकास की एक नींव होती है, जिसका कि एज रखा गया है। इसको हम कौन से एज ग्रुप के बच्चों को शिशुअवस्था में डालते हैं? 0 से लेके 5 साल तक के। ठीक है, तो अब हम उनकी विशेषताओं को देखेंगे कि बच्चे क्या क्या करते हैं उस समय, उनकी एक्टिविटीज क्या क्या होती है, वो कैसे सोचते हैं। छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है, सोचेंगे नहीं, लेकिन हाँ, बट उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, हम उन सारी चीजों को इसमें देखेंगे। ठीक है, चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोलता है शिशुअवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को डील करा है। ठीक है, तो उस पॉइंट्स को आप गौर से सुनना, समझना, जैसे कि आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने जो बताया है आप उसी को हूबहू पेपर में लिख के आओ, नहीं, आप उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बच्चों को अकॉर्डिंग टू यू और अकॉर्डिंग टू बच्चे, ठीक है, आपको उनके हिसाब से उनको समझाना है, जिस तरीके से बच्चों को समझ में आए। ठीक है, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे शारीरिक विकास में तीव्रता। ठीक है, जिसको कि हम रेपिडिटी इन फिजिकल ग्रोथ बोलते हैं। तो इसके अंदर लिखता है बालक के जीवन का प्रथम 3 वर्ष बालक के शारीरिक विकास की गति का तीव्र वर्ष होता है। पहले वर्ष में लंबाई तथा भार दोनों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। उसके आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का भी विकास होता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि बच्चा का जो विकास होता है वो इन्हीं 0 से 5 साल तक में हो जाता है, जहाँ पे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे बोलता है ये जो शिशुअवस्था की अवस्था होती है ना, उसमें बच्चों का क्या होता है, हर एक बॉडी पार्ट का विकास जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, तीव्र गति से होता है। उसके अंगों का विकास देखना, जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा उसके हाथ, पाँव, शरीर, नाक, आंख, कान सब क्या होंगे, धीरे धीरे वो बड़े होते जाएंगे, उनका भी विकास होगा। ठीक है, उनकी मांसपेशियां, उनका भी विकास होगा, उनकी आंतरिक अंगों का। ठीक है, शरीर के अंदर जो मतलब एपेटाइट होती है उनकी, उन सारी चीजों में भी वृद्धि होगी। ठीक है, उनका मतलब खाने पीने का तरीका, छोटे थे थोड़ा कम खाते थे, थोड़ा बड़े होंगे थोड़ा उससे ज्यादा खाएंगे। ठीक है, तो उनकी आंतरिक अंगों में भी विकास होगा, उनकी मांसपेशियों में विकास होगा। ठीक है, और उनकी लंबाई देखना, वो जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि उनकी शारीरिक विकास में आप तीव्रता को देख पाओगे। आपके घर में बच्चे हैं या फिर खुद का एग्जाम्पल ले लो, खुद में ही देखना। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो आप बच्चों में भी वो चीजें देख पाओगे। ओके, कि कैसे उनका धीरे धीरे विकास होता है। ये 0 से लेके 5 साल तक में ही उनकी विकास कितनी जल्दी होती है, उनकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, चीजों को समझने की क्षमता बढ़ती है। बच्चे थे, बच्चों वाली हरकतें करते थे, 1 साल के हुए, देखना कि उनके हाथ में, पाँव में वो थोड़ा उठ के चलने फिरने लगते हैं। फिर थोड़े 2 साल के हुए, ठीक है, तो देखना वो दौड़ने, भागने, इधर उधर गिरने, उठने, खुद से संभलने, सब कुछ सीख जाते हैं। तो ये क्या होती है, उनकी शारीरिक विकास में तीव्रता को आप देख पाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोलता है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। ठीक है, रिपिडिटी ऑफ मेंटल प्रोसेस बोलता है 3 वर्ष आयु तक शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना आदि का विकास तीव्र गति से होता है तथा उनकी मानसिक शक्तियां भली भांति कार्य करने लगती है। ओके, तो ये छोटी सी बात है। क्या है, अगर छोटे बच्चों को देखना, छोटे बच्चों की ही बात कर रही हूँ, 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ। ओके, तो देखना उसको अपनी मम्मा की आदत होती है। ठीक है, वो अपनी माँ को बहुत अच्छे से पहचानता है, या तो फिर उसके साथ जो लोग उसके करीबी होते हैं, या फिर उसकी छोटी बहन हो गई, या फिर चाचा चाची हो गए, जो घर में रहते हैं, जो जिनके साथ वो बच्चा दिन भर रह रहा है। ठीक है, तो
उसको उनकी आदत सी होती है, वो उनके ध्यान में देखना कि वो उनको पहचानने लगते हैं, ठीक है। अगर उनके अलावा कोई बाहर का आदमी आके उनको छूने की भी कोशिश करता है ना, तो वो रोने लगते हैं। ये हमेशा नोटिस करना। तो इसी के लिए क्या होता है, उनका ध्यान देखना, चीजों को वो पहचानते हैं कि अच्छा ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मा है, ये मेरी दीदी है। तो इसी के लिए बोला जाता है उनका ध्यान, उनकी स्मृति, उस टाइम क्या होता है उनका कल्पना करना। आप उनको जो कहानियां सुनाओगे देखना, वो एक काल्पनिक जीवन में जीने लगते हैं। आपने उसको राजा रानी की कहानियां सुनाई कि एक राजा था, एक रानी थी, फिर आप बोलोगे दोनों मर गई, फिर आप बोलोगे खत्म कहानी थी, तो वो भी वही कल्पना करने लगे, अच्छा एक राजा था, एक रानी थी, अब वो दोनों मर गए। फिर देखना वो आपसे क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट करेगा कि फिर क्या हुआ। तो ये होती है उनकी काल्पनिक दुनिया। अगर आप बोलोगे कि घोड़ा उड़ रहा था, तो उनके दिमाग में रहेगा अरे हाँ घोड़ा तो उड़ रहा था, उसमें परी बैठी हुई थी। तो ये अपनी काल्पनिक दुनिया में ही रहते हैं। संवेदना आदि का विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। यही होता है आपकी मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, जो कि आप 3 वर्ष तक आराम से बच्चों में देख पाओगे, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिसको कि हम रेपिडिटी इन लर्निंग बोलते हैं। यहाँ पे गेसेल, जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्ष से ज्यादा सीख लेता है। शिशुअवस्था में शिशु के सीखने की प्रक्रिया में अत्यधिक तीव्रता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के लिए ये चीज बोला गया है कि बालक जब छोटा होता है 1 से 5 साल में ही वो अपनी विकास की नींव को रखता है, ठीक है। अगर आप उसको उस समय जो भी चीजें सिखाओगे वो उसको बाद तक याद रहती है, जो आप बाद में नहीं सीख सकते हो, ठीक है। अभी भी देख लो, अगर आप बड़े बच्चों को, ठीक है, आप उनको पढ़ना लिखना सिखाओगे, बच्चे बच्चे वाले चीजों को, ओके, तो कभी क्या होता है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जब वो इस शिशुअवस्था में रहते हैं, 0 से 6 साल तक में, 0 से 5 साल तक की अवस्था में रहते हैं, उनको आप जो कुछ भी सिखाओ वो हर एक चीजों को सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, और जो चीजें वो सीखेंगे वो उनको बाद तक याद रहेगी। जैसे हमने बचपन में पढ़ा, ABCD पढ़ा, क ख ग घ पढ़ा, ठीक है, पहाड़ा याद करा, तो क्या वो चीजें हम भूल गए? नहीं, वो अभी भी हमें याद है। तो यही चीज बोली जाती है, जो आप उस समय सीखते हो ना, वो बाद के 12 वर्ष से दुगना सीख लेते हो। जो अब बाद के 12 वर्षों में नहीं सीख पाते हो, वो चीजें आप इस अवस्था में सीखते हो, इस सेसवा काल में सीखते हो, ठीक है। समझ में आई ये बात? ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कल्पना की सजीवता, इमेजिनेशन। जस्ट नाउ आपको मैंने बताया था कि बच्चे कल्पना करने लगते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे पहले। शिशुअवस्था में कल्पना अधिक होती है। शिशु को बताई गई कहानियों को वो सच मान लेता है। शिशुअवस्था में शिशु की कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है। मैंने आपको बताया था ना, अगर आप उसको कोई कहानी बताओगे, अगर आप उसको कोई फेरी टेल सुना रहे हो, ठीक है, अगर उसको आप किसी परियों की कहानी सुना रहे हो, आप उसको बोलते हो कि एक परी थी जो रात को हमेशा आती थी, घोड़े पे बैठ के आती थी और उसका घोड़ा उड़ता था। तो वो क्या करेंगे, वो इमेजिन करने लगेंगे, अरे हाँ एक परी थी जो आती थी, वो घोड़े से उड़ के आती थी, फिर अब घोड़े से उड़ के जाएगी। तो इसी प्रकार से वो समझ बैठते हैं, वो अपनी काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, वो उस चीज को मतलब सच मान बैठते हैं, ठीक है। उस टाइम आप उनको जो भी बोलोगे ना, अगर आप उनको बोलोगे ना कि अगर कोई डंडा फेंका हुआ, बोलोगे अरे नहीं वहां पे सांप है, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज से डरना स्टार्ट कर देगा। अरे नहीं, जब भी डंडा देखेगा वो उसका एक अलग ही काल्पनिक दुनिया चल रहा है, वो अलग ही दुनिया में सोच रहा है, ठीक है। तो वो बोलेगा अरे नहीं वो सांप है। तो इसी प्रकार से वो क्या होता है, उस समय का एज ऐसा होता है, ये 0 से 5 वर्ष तक का उम्र ऐसा होता है जहाँ पे बच्चा क्या करता है, एक काल्पनिक दुनिया में जीता है। वो किसी भी चीज की कल्पना करने लगता है या फिर कल्पना करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप उसको बोलोगे कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, मैं तुमको गाड़ी लाके दूंगी, कार लाके दूंगा, या फिर जो कुछ भी, ठीक है, तो फिर इमेजिन करने लगेगा, अरे वाह मेरे को कार मिलेगा, मैं उसके साथ ये करूंगा वो करूंगा। तो ये होती है उनकी काल्पनिक दुनिया, ठीक है। घर में अगर बच्चे हैं तो आप नॉर्मली देख पाओगे, ओके। समटाइम हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था, है ना। याद करोगे अपने बचपन की टाइम को तो याद करोगे, अरे हाँ हम भी ऐसे काल्पनिक दुनिया में जीते थे, मैं तो ऑब्वियसली जी हूँ, तो मेरे को पता है ये सारी चीजें, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे अपरिपक्वता, जिसको कि हम इमेच्योरिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखता है शिशुअवस्था में शिशु बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। जाहिर सी बात है, बच्चा जब 0 से 5 वर्ष तक का होगा तो वो इमेच्योर ही होगा, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा मेच्योरिटी नहीं होगी कि वो खुद से चीजों को सोच सके, समझ सके और उसके अकॉर्डिंग कर सके।
उस समय में क्या होता है, एक बच्चे को हमेशा अपने पेरेंट्स की जरूरत होती है, अपने मम्मी पापा की जरूरत होती है, अपने भाई बहन की जरूरत होती है, अपने रिश्तेदारों की जरूरत होती है, जिससे कि वो चीजों को पूछ के आगे का जिससे कि वो चीजों को पूछ के करते हैं। ठीक है, उनमें उतनी बौद्धिक विकास नहीं हुई होती है कि वो खुद से किसी डिसीजन को ले, है ना। तो इसी के चलते इस शिशुअवस्था को क्या बोला जाता है, अपरिपक्वता। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वो मैच्योर नहीं होते हमारी और आपकी तरह। ठीक, तो उस टाइम पे वो क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, और उनके सारे डिसीजन भी इमेच्योरिटी वाली होती है। ओके, तो इसी के लिए बोला जाता है कि जो शिशुअवस्था होती है उस समय शिशु क्या होता है, अपरिपक्व होता है, क्योंकि उस समय उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो जो भी होता है वो हर चीजों के लिए अपने से बड़ों पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिसको कि हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखता है, इस अवस्था में शिशु की जिज्ञासा अत्यधिक होती है। वह किसी भी खिलौने को तोड़कर जोड़कर अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं और आप अपने बचपने को भी देखोगे तो उस टाइम पे हमारे अंदर क्या होती थी, एक जिज्ञासा होती थी। ठीक है, एक क्यूरियोसिटी होती थी चीजों को जानने की। अगर हमारे पास कोई कार है और अगर कोई भी प्रकार का खिलौना है तो हम क्या करते थे, उसको तोड़ के उसको जोड़ने का कोशिश करते थे। अगर हमारे पास कार है तो हम ये देखते थे, अरे इसमें चार चार चक्के हैं तभी कार चल रही है, अगर आगे का दो चक्का निकाल दिया जाए तो क्या ये चलेगा। तो हम लोग क्या करते थे, उसको तोड़ते थे, उसको जोड़ते थे, क्योंकि वो हमारी अंदर की जिज्ञासा थी कि अरे ऐसे कैसे हुआ। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पे बोला जाता है कि उस समय क्या करता है, शिशु एक खिलौने को तोड़ता है, जोड़ता है और अपनी जिज्ञासाओं को क्या करता है, शांत करता है। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा होती है। अगर आप बच्चों को कोई कहानी भी बता रहे हो ना तो उनके अंदर होता है, अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा अगर परी थी तो वो कैसे आई, ऊपर से कैसे उतरी, आसमान से कैसे उतरी। तो आप उनके अंदर की एक जिज्ञासा को देख पाओगे। आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके अंदर भी इन जिज्ञासाओं को बहुत आसानी से देख पाओगे, है ना। तो ये होती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जो कि 0 से 5 साल की अवस्था में काफी ज्यादा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों पर निर्भरता, जिसको कि हम डिपेंडेंस ऑन अदर्स। जस्ट नाउ मैंने बताया था कि एक बच्चा क्या होता है, हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उस अवस्था में वो खुद से कोई कार्य नहीं कर पाता है, इसी के चलते वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे लिखता है, शिशुअवस्था में शिशु जन्म से कुछ समय बाद तक अपनी भौतिक तथा संवेगात्मक आवश्यकताओं के लिए वह अपने दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों पर। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि एक छोटा बच्चा जब होता है ना तो वो इतना छोटा है कि खुद से तो वो खाना निकाल के खा नहीं सकता, या तो फिर खुद से वो उठ के बैठ नहीं सकता। अगर उस शिशु अवस्था में आप उसको देखोगे, 0 से 5 साल, 0 से 1 साल तक में आप उसको देखना, क्या होता है, वो इतना छोटा होता है। अगर उसको भूख लगती है तो क्या होता है, कैसे बताता है सामने वाले को कि उसको भूख लग रही है, वो रोने लगेगा। ठीक है, तो उसकी मम्मा को तुरंत पता चल जाता है कि मेरा बच्चा क्या है, भूखा है। तो इसी के लिए यहाँ पे बोला जाता है कि इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर पाते। अगर उनके कपड़े बदलनी है, उनको टाइम टेबल के हिसाब से किताब कॉपी उनके बैग में डालना है, उनको टिफिन बना के देना है, उनको स्कूल जाके छोड़ना है, तो ये सब क्या होती है, वो दूसरों पे ही डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि उनके माता पिता और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पे। ठीक है, जो भी घर में दीदी भैया हैं, दादा दादी हैं, तो बच्चा उन पे ही डिपेंडेंट होता है। अगर छोटा बच्चा को देखना, जब उसको ना घूमना होगा ना तो वो आपके पास बैठेगा ही नहीं। अगर आप उसको लेके बैठते हो ना तो देखो तुरंत रोने लगेगा, और जब आप उसको लेके घूमना स्टार्ट करोगे, घुमाना स्टार्ट करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, उसको जब घूमने की इच्छा हुई तो वो भी दूसरे पर डिपेंडेंट है। वो अपने संवेगात्मक को कैसे जाहिर कर रहा है, रो के बता रहा है कि उसको घूमना है, रो के बता रहा है कि उसको खाना खाना है ना। तो इसी के लिए बोला जाता है कि इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, शिशु क्या होता है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, दूसरों पे निर्भर करता है हर एक कार्य के लिए। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, जिसको कि हम एटीट्यूड ऑफ लर्निंग बाय इमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता है, शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखते हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी के द्वारा बच्चा सीखता है। घर के बड़े जैसे व्यवहार करते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। जाहिर सी बात है, घर पे भी आप देखोगे, अगर आप माता पिता हो तो अपने बच्चों को ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी बातों को सिखाना चाहोगे। ठीक है, अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा करता है तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को वहां से साइड कर देते हैं, दूसरे रूम में भेज देते हैं
क्यों? क्योंकि बच्चा वो चीजें ना सीखे, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बच्चा क्या करता है, चीजों को अनुकरण करता है, वो जैसा देखेगा वो उसी हिसाब से करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी के लिए बोला जाता है कि बच्चे सबसे ज्यादा क्या करते हैं, देख के सीखते हैं। आप उनके सामने जैसा व्यवहार करोगे वो तुरंत उसको अडॉप्ट करेंगे, तुरंत वैसे ही वो भी व्यवहार करेंगे, है ना। तो इसी के चलते घर में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी जो भी है, बच्चों के साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे, आपस में वो अच्छा व्यवहार करेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर वही अच्छे से नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, तो एक बच्चा भी वही सीखेगा। ठीक है, तो अनुकरण सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं। स्कूल में भी देखना, जब बच्चा छोटा होता है, स्कूल आप भेजते हो, जब वो 1-2 में होगा, प्रेप में होगा, तो उनको अनुकरण विधि द्वारा ही सिखाया जाता है। कैसे? एक ही चीज को बच्चों को जब देखोगे तो आप देखना कि एक ही चीज को आप उनको बार बार रिपीट कराते हो। ठीक है, तो वो आपको देखता है और उसी हिसाब से वो सीखता भी है। ओके, तो इसी के लिए बोला जाता है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में 0 से 5 साल की अवस्था में एक बच्चा जैसे देखेगा अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, वैसे ही वो सीखेगा भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोलता है दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, इंटरेस्ट फॉरवर्ड्स अदर इन्फेंट्स। तो यहाँ पे लिखता है स्किनर के विचारों के अनुसार, स्किनर क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ से इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर शीघ्र ही यह अधिक निश्चित रूप धारण कर लेती है और रुचि एवं अरुचि के रूप में प्रकट होने लगती है। ठीक है, मेरे और आपके एग्जाम्पल भी ले लो, या फिर घर में बच्चे उनका एग्जाम्पल ले लो, या फिर आप कहीं पे पढ़ा रहे हो तो उनका एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, बच्चों में हमेशा एक प्रवृत्ति देखना, अगर वो किसी को मित्र बनाते हैं ना, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अगर वो किसी को नापसंद करते हैं ना, तो वो उनको नापसंद ही करेंगे, वो उनके साथ कोई भी चीज शेयर करना नहीं चाहेंगे, कोई भी चीज उनसे बांटना नहीं चाहेंगे, उनके साथ खेलना नहीं चाहेंगे, ना वो ये चाहेंगे कि उनके मम्मी पापा दूसरों की बड़ाई करे। ठीक है, तो इसी के लिए हमें बोलता है कि दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। ठीक है, एक बच्चा अगर उसने अपना एक मित्र बना लिया है, तो वो उसी के साथ खेलेगा, उसी के साथ उठेगा, बैठेगा, अपनी सारी चीजें उसी के साथ शेयर करना पसंद करेगा। तो ये चीजें इस अवस्था में काफी ज्यादा होती है। ओके, देख लेना, अगर उसने जिसको मित्र बनाया है ना, कोई उसको कुछ बोल दे, वो उसको मार देगा, वो उसके लिए कुछ भी करेगा, लेकिन अपने मित्र को वो बचाएगा। तो इसी के लिए बोला जाता है कि इस अवस्था में क्या होती है, वो जिसमें रुचि लेता है उसी में रुचि लेता है, जिसमें वो रुचि नहीं ले रहा है तो मतलब समझो कि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो किसी और के साथ खेले अपने दोस्त को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नैतिक भावना का अभाव। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ मोरल फीलिंग। यहाँ पे लिखता है शिशुअवस्था में शिशु में नैतिक भावना जागृत नहीं हो पाती है, उसे उचित अनुचित अच्छी बुरी बातों का ज्ञान नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है कि इस अवस्था में उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्योंकि उस समय उसमें नैतिक विकास नहीं होता है। ठीक है, उसमें नैतिक भावना जो होती है वो बहुत कम होती है। इसी के चलते उस सब अवस्था में बच्चा क्या होता है, अपने से बड़ों पर डिपेंडेंट होता है, ताकि बड़े उसको अच्छी और बुरी बातों को सिखाते हैं कि बेटा ये अच्छा है ये बुरा है। उस समय उस अवस्था में वो खुद से इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता है कि क्या चीजें अच्छी है और क्या चीजें बुरी है। इसी के चलते इसको बोली जाती है नैतिकता की भावना का अभाव। इस अवस्था में ये सबसे ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे संवेगों का प्रदर्शन, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। शिशुअवस्था में शिशु रोकर चिल्लाकर अपनी संवेग को प्रकट करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मुख्य रूप से भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा जैसे 4 संवेग होते हैं। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बताया है कि क्या संवेग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ओके, उसको दर्द होती है, प्रेम समझ में आता है, क्रोध मतलब गुस्सा, भय मतलब डर। ओके, तो इस अवस्था में वो सबसे ज्यादा होती है। बच्चा को अगर कोई भी चीज चाहिए होता है, अगर वो डरता है तो वो जोर का चिल्ला के रोने लगेगा, हमेशा नोटिस करना। ठीक है, अगर उसको डर लगता है तो फिर वो एक कोने में ऐसे बैठ जाएगा, बिल्कुल शांत सा हो जाएगा, क्योंकि वो डरा हुआ है। और अगर
वो किसी से प्रेम करता है तो इतना ज्यादा प्रेम होता है ना उसके अंदर कि वो उसको फिर छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। जिस चीज को वो चाहता है उसको वो कभी नहीं छोड़ना चाहता है। और उसको अगर कभी भी पीड़ा होगी तो देखना, उसको जब भी कभी दर्द होगा ना तो भी वो रोकर और चिल्लाकर ही व्यक्त करता है। हमेशा ये छोटे बच्चों में देखना, ठीक है, 0 से लेके 5 साल वर्ष तक के बच्चों में हमेशा ये सारी चीजें आपको देखने को बहुत आसानी से मिलेगी। तो इन्हीं सारी चीजों को हमें जानना है जिससे कि क्या हो, आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझ सके, जान सके और उसके अनुसार से उनके साथ आप व्यवहार कर सके। ओके, लास्ट पॉइंट है स्व प्रेम की भावना, जिसको कि हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। शिशुअवस्था में शिशु अपने प्रति प्रेम की भावना का बाहुल्य करता है। वह जिससे प्रेम करता है उसके पास किसी को आने नहीं देता है। वह अपनी किसी भी चीज में अन्य बच्चों को साझेदारी नहीं बनाना चाहता है। जाहिर सी बात है, अगर आप अपना भी एग्जाम्पल ले लो या फिर मैं अपना भी एग्जाम्पल दूं, तो इस अवस्था में मैं तो ऐसी ही थी, ठीक है, या फिर कोई कोई भी बच्चे का आप एग्जाम्पल ले लो वो वैसे ही होगा। ओके, आप आसानी से देख पाओगे इन सारी चीजों को। अगर बच्चे को अपनी किसी चीज से प्यार है ना तो वो कभी उस चीज को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा, कभी किसी बच्चे को उसमें साझेदारी नहीं होने देगा। अगर वो अपनी मम्मा को बहुत प्यार करता है, अपने पापा को बहुत प्यार करता है, अपने भैया अपनी दीदी को बहुत प्यार करता है, तो वो कभी नहीं चाहता है ये चीज। अगर देखना मम्मा किसी और बच्चे को प्यार करने लगेगी तो उसको वो खींचना स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसकी साड़ी को खींचना स्टार्ट करेगा, उसको खींचना स्टार्ट करेगा, चाहे फिर वो दूसरे के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप आसानी से देख पाओगे। तो ये क्या होती है, ये सारी जो चीजें हैं यही है शिशुअवस्था की विशेषताएं जो बच्चों में आप देख पाओगे। और यही सारी चीजों को हमें पढ़ना है, जानना है, क्योंकि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, क्योंकि हम बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमें इन सारी चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम बच्चों को समझ सके, जान सके और उसके अनुसार से हम उनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके, उनको समझते हुए, उनको जानते हुए, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी विशेषताएं खत्म होती है और आप इसको अच्छे से पढ़ना, इसके नोट्स बना लेना। और अगर कहीं पे भी किसी को समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा से इस वीडियो को रिपोस्ट करूंगी, दोबारा से मैं समझाऊंगी अच्छे से। ओके, चलो फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।